नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे राजभाषा अधिनियम। देखिए, राजभाषा कौन सी? हमारी हिंदी भाषा। 14 सितंबर या 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा तो मिली और साथ ही 26 जनवरी 1950 को ये भारत की राजभाषा भी बन गई। लेकिन इसके जीवन का संघर्ष इसके साथ खत्म नहीं हुआ। राजभाषा तो हिंदी को कहा गया, लेकिन उसको बार बार राजभाषा बनाने के लिए या उसे कार्यालयों में स्थान दिलाने के लिए बार बार नियम अधिनियम बनाए गए और उसी के अंतर्गत आज जो हम अधिनियम करेंगे उसको हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे राजभाषा अधिनियम 1963। अधिनियम क्या होते हैं? जो किसी, अगर हम कहें कि कानून के दायरे में आते हैं या जो जैसे संसद में बिल पारित होता है, उस बिल के पश्चात उस पर चर्चा होती है और उसके बाद उसको लागू कर दिया जाता है या उसे प्रयोग में लाया जाता है। तो जो विधानसभा है उसके द्वारा जिस बिल को पारित किया जाता है या उसके सामने जो मांग रखी जाती है, उन मांगों को जब लागू कर दिया जाता है तो वो क्या है? वो अधिनियम है। अधिनियम को लागू करने के लिए अनेक नियम बनाए जाते हैं जिसके आधार पर अधिनियम को लागू किया जाता है। यानी विधानसभा की स्वीकृति से जो बात लागू की जाए, जो बात सभी के लिए समान रूप से लागू की जाए, वो क्या है? अधिनियम है। तो यहाँ हम राजभाषा अधिनियम 1963 की बात आज करेंगे। देखिए, राजभाषा अधिनियम में प्रथम राजभाषा आयोग की सिफारिश व संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों को देखकर दक्षिण भारत में हिंदी को राजभाषा बनाने का तीव्र विरोध हुआ। जो दक्षिणी भारत के लोग थे या दक्षिणी भारतीय राज्य थे, वो हिंदी को राजभाषा नहीं बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जैसे वहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये वहाँ की भाषा थी और वो अपनी भाषा, एक तो अंग्रेजी भाषा जो अंग्रेज़ों ने हमें दी थी उसको तो हम सहर्ष स्वीकार कर रहे थे, दूसरा वे अपने राज्य की भाषा का प्रयोग कर रहे थे और हिंदी भाषा जो तीसरी भाषा उनके पास आई थी उसे वो लागू करने का विरोध कर रहे थे, जिसे वो राज्य की भाषा नहीं बनाना चाहते थे। परिणाम स्वरूप सरकार ने इनको संतुष्ट करने के लिए ये अधिनियम लागू किया। कौन सा अधिनियम? जो 1963 में लागू किया गया। इसके आधार पर कुछ बातें सामने आई कि 26 जनवरी 1965 से सभी सरकारी कार्यालयों में, सभी प्रतिष्ठानों में, उपक्रमों आदि में द्विभाषिक स्थिति को ही लागू करना होगा, यानी दो भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। सभी राज्यों में सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग करना प्रारंभ हुआ। तो जब ऐसा है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे तो दक्षिण भारतीय जो लोग हैं वो हिंदी का प्रयोग क्यों करेंगे? वो तो अंग्रेजी का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिंदी को लागू करने का तो पहले ही विरोध कर रहे थे। फिर जो अंग्रेजी सत्ता के अधीन कार्यालयों ने अंग्रेजी का प्रयोग करना सीख लिया था, उनके लिए भी हिंदी को अपनाना इतना आसान नहीं था, तो वो भी अंग्रेजी को ही सहूलियत के तौर पर अपनाएंगे या उसके इस्तेमाल करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों में जो सरकारी उद्देश्यों से या प्रयोजन के लिए जो भी काम किया जा रहा था, वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी उसका प्रयोग या उस काम को किया जा सकेगा। इस प्रकार इस अधिनियम से अंग्रेजी को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। देखिए, बनाया तो गया था ये अधिनियम राजभाषा हिंदी के लिए यानी राज्य की भाषा हिंदी को एक उचित स्थान दिलाने के लिए, लेकिन महत्व किसको मिला? अंग्रेजी को। तो अंग्रेजी तो पहले ही चल रही थी, फिर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाकर जो राज्य की भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्थान दिया गया। तो ये कब हुआ? 1963 में। उसके बाद आता है राजभाषा अधिनियम 1967। देखिए, यह विधायक 27 नवंबर 1967 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। इस अधिनियम में कुछ खास बातें थी या विशेषताएं थी। वो क्या थी कि अंग्रेजी सरकारी कामकाज में सहभाषा के रूप में तब तक चलती रहेगी जब तक अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत न हो जाएं, और ये आज 2023 में भी नहीं हो पाया है। फिर 26 जनवरी 1965 से समस्त राजकीय परियोजनाओं के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। कब से?
26 जनवरी 1965 से जो भी राजकीय परियोजनाएं हैं, राजकीय जो कार्य हैं, वो जो भी आगे की परियोजनाएं बनाई जाएगी उनके लिए हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। परंतु अंग्रेजी भी सह राजभाषा के रूप में, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सह राजभाषा के रूप में प्रयोग करती जाती रहेगी। उसके बाद सरकारी संकल्पों यानी जो भी सरकार के कार्य हैं, जो आदेश हैं, नियम हैं, सूचनाएं हैं, इन सब के में भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा। ये कब? 1967 में। पहले भी यही हो रहा था। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना सरकारी कार्य हिंदी और अंग्रेजी में कर सकता है। इसके लिए उसे दूसरी भाषा का अनुवाद देना आवश्यक नहीं है। अनुवाद देने का मतलब कि अगर वो हिंदी में कर रहा है तो उसे उसके साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी में करना ज़रूरी नहीं है, और अगर वो अपना काम अंग्रेजी भाषा में कर रहा है तो उसके साथ उसी काम को हिंदी भाषा में अनुवाद करके लिखना उसके लिए आवश्यक नहीं है। ये कब अधिनियम बना? 1967 का जो अधिनियम था उसमें जो खास बातें थी वो ये सभी विशेषताएं थी उस अधिनियम की। उसके बाद आता है राजभाषा अधिनियम 1976। राजभाषा अधिनियम जो 1963 बना था, इसके प्रावधान के अनुरूप 1976 में कुछ नियम बनाए जिन्हें राजभाषा नियम 1976 कहा गया। ये नियम है, अधिनियम नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नियम बनाए किसके लिए? 1963 में जो अधिनियम बना था उसी को देखते हुए, उसी के अनुरूप 1976 में उसको ध्यान में रखते हुए कुछ नियम और बना दिए गए। इसके अनुसार हिंदी भाषा के आधार पर पूरे भारत को 3 क्षेत्रों, कौन सा? क, ख और ग में बांट दिया गया। इन तीनों में अलग अलग राज्यों को शामिल किया गया। क्षेत्र क हिंदी भाषी राज्य हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है, जहां पर पत्र भेजते समय केंद्र सरकार हिंदी का ही प्रयोग करेगी। लेकिन अगर कोई खास परिस्थिति है तो ऐसे में अंग्रेजी में भी पत्र भेजा जाता है तथा उसका हिंदी अनुवाद साथ में भेजा जाएगा। यानी कोई कारण ऐसे हैं कि अंग्रेजी ही ज़रूरी है तो वहाँ पर पत्र अंग्रेजी में लिखा जाएगा, लेकिन उसके साथ उसका अनुवाद हिंदी में करके भेजा जाएगा। यानी कै क्षेत्र वो राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा प्रमुख है या हिंदी को जो अपनाना चाहते हैं। इसके अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति, निगम आदि भी सरकारी कार्यालयों की परिभाषा में मिलाए गए कि ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे जैसे कि सरकारी कार्यालय करते हैं। ख क्षेत्र में अगर देखें, इन राज्यों में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ को पत्र प्राय हिंदी में ही भेजे जाएंगे। ये कौन से राज्य हैं? ये वो क्षेत्र है जिसको ख भाग दिया गया या ख नाम दिया गया। इसमें कौन? पंजाब शामिल किया गया, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, इनमें भी हिंदी को ही महत्व दिया गया। उसके बाद क्षेत्र ग में अगर देखें तो हिंदी भाषी राज्यों में पत्र प्राय अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। ये वो राज्य हैं जहां पर पत्र किस भाषा में होंगे? अंग्रेजी में। हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे। जो लेटर या जो पत्र हिंदी में आएगा उसका उत्तर भी उसी भाषा में दिया जाएगा। यदि कोई आवेदनकर्ता हिंदी में हस्ताक्षर करता है तो उसका हिंदी में ही उसका उत्तर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी भाषा को महत्व देने के लिए या उसको विशेष रूप से स्थान देने के लिए ये 3 भागों में इसको बांटा गया और इसके अनुसार कुछ नियम बनाए गए कि कहाँ पर हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, कहाँ पर हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया गया, किन राज्यों में हिंदी भाषा को ही अपनाया गया और कौन से ऐसे राज्य थे जहाँ पर अगर कोई हिंदी में हस्ताक्षर करता है तो उसका उत्तर भी हिंदी में ही दूसरे व्यक्ति को देना होगा। तो 3 भागों में बांट दिया गया पूरे देश को। और वो कैसे, किस आधार पर बांटा? नियम 1976 के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया और उसी आधार पर भाषा को लागू किया गया कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, अंग्रेजी कहाँ प्रयोग की जाएगी, पत्राचार के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाएगी। तो इन अधिनियमों को जानने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी को यद्यपि संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रभाषा के दर्जा हमने दे दिया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें
तो आज भी हिंदी राजभाषा के रूप में भी हम केवल किताबों में पढ़ते हैं, परंतु राजभाषा के रूप में भी हिंदी को मान सम्मान नहीं मिल पाया है। क्यों? क्योंकि सभी जो सरकारी कार्यालय हैं या सभी जो विशेष कामकाज करने के स्थान है वहां पर अंग्रेजी भाषा का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी जो ये राजभाषा की 3 अधिनियम हैं उनके बारे में आज हमने विशेष रूप से जाना। उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, आप लोग चैनल को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आप सबसे जो वीडियो देखे उनसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।